ओके, हेलो स्टूडेंट। आज इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे बेसिक चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपको पूरी केमिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ इसी क्रिएटिव में आपके, ठीक है। तो ओके, हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। यही चैप्टर आपकी जो एशिया के उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, वो ये है। जैसे कि पहला आप ये बता सकते हो कि 1 ग्राम शुगर के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज हाउ मेनी एटम्स इन 1 ग्राम शुगर, ठीक है, ये बता सकते हो। नेक्स्ट वन कि हाउ मच ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द रूम, जो आपका ये रूम है, इस रूम में कितनी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ये आप बता सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। फर्दर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि अगर आप 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का अगर आप सैंपल ले लो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है या कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। एंड द लास्ट वन हम बात कर सकते हैं इसके बाद, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ HCl नीडेड टू न्यूट्रलाइज 500 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सैंपल। यानी कि 1 मोलर NaOH सैंपल का 500 ml हम ले रहे हैं और उसको अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहे तो कितना अमाउंट ऑफ HCl हमें चाहिए, ये सब क्वेश्चन हम इस मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है हमारा वो काफी इजी चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जॉन डाल्टन। इसने एक थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि आपके जो भी पार्टिकल से कुछ भी है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऑल मैटर्स, ये इसके पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, ऑल मैटर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स। यानी कहने वाला क्या है कि जितने भी मैटर्स है आपके पास, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि मैटर की आपका मैटर क्या होता है, देयर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास आर नोन एज मैटर, ठीक है। जिसकी अलग अलग स्टेट हो सकती है, हो सकता है वो लिक्विड में मिल जाए, हो सकता है वो सॉलिड में मिल जाए, या हो सकता है वो गैसीय स्टेट में मिल जाए, ये आप पढ़ के आए थे। तो वो जितने भी मैटर है, जितने भी वो मैटर है, वो सब मैटर आपके बहुत ही छोटे पार्टिकल, दैट इज वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और उन वेरी टाइनी पार्टिकल्स को, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या नाम देंगे, एटम, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट था डाल्टन जिसने आपके उन पार्टिकल्स को एटम नाम दिया, ठीक है। एटम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है। तो पहला पोस्टुलेट ये है कि जितने भी मेटर्स है वो सब मेटर्स एक मतलब बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम के नाम से जानेंगे, ठीक है। ओके, फर्दर हम बात करें, नेक्स्ट पोस्टुलेट उसका ये था कि जो एटम्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्ट कर सकते हैं। यानी कहने वाला एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शंस आपकी होती है उन रिएक्शन में ये पार्ट कर सकते हैं, कौन, एटम्स, ठीक है। थर्ड वन बात करें, ऑल एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर सेम। यानी कहने का मतलब कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके सोडियम, ये सोडियम एक एलिमेंट है, तो ये जितने भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जितने भी एटम से मिलकर बना होगा, वो सब एटम एक जैसे होंगे। एक जैसे होने का मतलब उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। ये इसने कहा प्रॉपर्टीज का मतलब उनका मास सेम होगा, उसमें जितने प्रोटॉन है वो प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग साबित हुआ। जब आगे बढ़े तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग साबित हुआ। कैसे कि जैसे आगे बढ़े तो वहां पर डिस्कवरी हुई आइसोटोप की, आइसोटोप की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप क्या बोलता है कि उनका आपके क्या होगा, मास अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये तो कह रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सब सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, मास अलग अलग है। तो ये स्टेटमेंट उनका क्या हो गया, गलत हो गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। यानी कि अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे कि अगर सोडियम है, सोडियम को मैं कंपेयर करूं मैग्नीशियम के साथ, तो इसके एटम और इसके एटम अलग अलग होंगे। अगर इसके एटम ऐसे तो इसके एटम ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, डिफरेंट एटम होंगे इसके, क्लियर। तो
फोर्थ स्टेटमेंट इसका क्या बोला है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एंड लास्ट पर हम बात करें कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन ने क्या बोला कि जो आपके एटम है, एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसी एटम को अगर आप चाहो कि मुझे सोडियम का एटम बनाना है तो मैं ना तो उसको बना सकता हूँ ना ही मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। बट ये स्टेटमेंट भी उनका क्या हो गया है, गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें आपका एटम डिस्ट्रॉय होता है, जैसे सन के अंदर जो होता रहता है, ठीक है, तो वहां पर आपका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता है। तो ये एक एक्सेप्शन था। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मैक्सिमम पोस्टुलेट तो सही थे, बट कुछ पोस्टुलेट गलत थे, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, ठीक है। पहला दैट इज व्हाट, जितने भी एलिमेंट है, हर पार्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सब क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट आपके सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वहां पे आइसोटोप भी आता है। एंड नेक्स्ट वन कि एटम्स को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो भी गलत है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा होता है। बाकी जितने भी रिएक्शंस और जो केमिकल रिएक्शंस आप करते हो उन सब में ये चीज फॉलो होती है, बट सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में चीज फॉलो नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब हमने बात की वहां पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मेटल्स है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस पार्टिकल को एटम नाम दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एटम होता कैसा है, ठीक है। तो एटम की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन क्या होती है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी मेटल which is indivisible in chemical reaction is known as atom। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मेटर का वो सबसे छोटा पोर्शन जिसे आप फर्दर केमिकल रिएक्शन में डिविजिबल नहीं कर सको। मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस मान लो ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर को मैं डिवाइड करता जाऊं, डिवाइड करता 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 इतना छोटा कर दूं, हम चेक करना चाहें कि ये किससे मिलके बना है, तो सबसे छोटा जो पोर्शन होगा कि हाँ अब इसके बाद तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो सबसे छोटा पोर्शन आपका एटम कहलाएगा। कि वो अगर आपके केमिकल रिएक्शन में फर्दर डिविजिबल ना हो। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन फर्दर डिविजिबल मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ, जैसे कि मैं कराना चाहूँ आपके रिएक्शन कराना चाहूँ H2 प्लस O2 की, तो मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि H2O फॉर्म हुआ, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर आपके H2O फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस केमिकल रिएक्शन में ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, मतलब आप हाफ O2 लेके रिएक्शन नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आपको एटलीस्ट एक एटम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि एटम किसी भी मेटर का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको आप केमिकल रिएक्शन में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सबसे छोटा पोर्शन लोगे तो एटलीस्ट वो एटम तो आएगा ही आएगा, एक एटम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में कम से कम एक एटम तो होगा ही होगा, आपके ये हाफ एटम नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको एक एटम तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेशन की बात, धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे से ये डेफिनेशन आपको समझ में आने लग जाएगी। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा H मतलब हाइड्रोजन, ये H लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। He दैट इज व्हाट हीलियम, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हीलियम की एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम Na, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन के लिए N, फ्लोरीन के लिए F, नियोन के लिए आपका Ne, मैग्नीशियम के लिए आपका Mg, पोटेशियम के लिए K, फास्फोरस के लिए P। ये सब जो भी आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप एलिमेंट लिख रहे हो, वो जो सिंबल आप बना रहे हो क्या है, वो एटॉमिक सिंबल है, यानी कि वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज एटम की डेफिनेशन क्या होगी, एटम की डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी मेटल व्हिच इज फर्दर इनडिविजिबल इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि आप उसको केमिकल रिएक्शन में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल कौन कौन से, ये सब जो पीरियोडिक टेबल में आप लिख रहे हो वो सब क्या है, आपके एग्जांपल है, तो उसमें से कौन सा आप एग्जांपल दे सकते हो। तो ये तो डेफिनेशन और एग्जांपल की बात।
अब होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, हर चीज की कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगी, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ये आपके पास रदरफोर्ड मॉडल है, इसको हम ऐसा कंसिडर करते हैं, क्या बोलते हैं हम कि एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि जो सेंटर होगा, सेंटर में आपके दो टाइप के पार्टिकल होंगे, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन। ये दोनों तरह के पार्टिकल काफी पास पास होंगे, काफी डेंस होंगे, और इस पूरे एरिया को हम यहां पर बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल पाए जाएंगे, द फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस ऐसा कुछ नहीं, न्यूक्लियस सिर्फ एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है, जिस एरिया में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट वन बात करें फर्दर, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व करता रहता है, लगातार रिवॉल्व करता रहता है, उस पार्टिकल को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि जो आपका एटम है, एटम में टोटल 3 तरह के पार्टिकल होंगे, 3 तरह के पार्टिकल का कॉम्बिनेशन ही आपका एटम कहलाएगा। मतलब 3 तरह के पार्टिकल का कॉम्बिनेशन आपके क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। कौन कौन से 3 तरह के पार्टिकल, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, नेक्स्ट न्यूट्रॉन एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। इसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो एक सेंटर पे, आपके एटम के सेंटर पे एक साथ रहते हैं, डेंस फॉर्म में रहते हैं, और उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो कौन कौन पाया जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियन है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम फर्दर क्या बोल देंगे, ये आपके क्या है, न्यूक्लियन है। ठीक है, ये आपके क्या है, न्यूक्लियन। कंप्लीट, ये हमने बात किया। ओके, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एटम टोटल 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज तो हमने बोली कि जो आपके मेटर्स है, सबके सब मेटर्स एटम से मिलकर बने हुए हैं, फर्स्ट चीज है। फिर हमने फर्दर बोला कि जो एटम है वो 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल जितना भी मैटर है वो सब इन 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इस वजह से हम यहाँ पर इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फर्स्ट वन हम बात करें तो प्रोटॉन, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरह के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इनसे मिलके ही पूरी चीजें आपकी बनी हुई। जितना भी मैटर आप आपके आसपास देख रहे हो, आपके आसपास आप सिंपल सा पानी आप देख रहे हो, ठीक है, शुगर आप देख रहे हो, ग्लूकोज आप देख रहे हो, ठीक है, एयर आपके आसपास जो है, ऑक्सीजन जिसको आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, और भी बाकी एयर आपके आसपास है। तो ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सब किनसे मिलकर बनी हुई है, ये सब मिलकर बनी हुई है आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। दूसरा, ये एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम इनसे मिलकर बना हुआ है, इस वजह से इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन पार्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इन पार्टिकल के बारे में हम इस टेबल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की हम बात करें। रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है -1 0 और -1 e 0 के साथ। ठीक है, ये हम कैसे लिखते हैं, हम आगे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, -1 e 0 के साथ। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी करते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट वन प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1h1 के साथ। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1h1 के साथ। और बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0n1 के साथ। कैसे लिख रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें चार्ज की, अगर मैं बात करूं तो चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम।
कितना है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान दोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ अंतर किसका है, अंतर है उनका साइन का। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन के साथ होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन के साथ होता है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इस पे -e चार्ज है, इस पे +e चार्ज है। e को हम क्या बोल देते हैं, ये मतलब क्या हो गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, दैट इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, दैट इज +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे 0 चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। मास की बात करें, पार्टिकल है तो पार्टिकल का कुछ मास होगा, जैसे कि अगर ये पेन है तो इस पेन का कुछ मास होगा। ठीक है। तो सेम वही चीज हम बात करें, पार्टिकल का कुछ मास होगा। तो पहले बात, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। सेम ऐसे एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, एक प्रोटॉन का मास है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। सेम वैसे ही एक न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है। ये आपके मास होता है। अगर इस मास को अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिख रहा होगा, पहली बात हम बात करें इसके लिए, प्रोटॉन के लिए बोलूं तो ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6726 इंटू 10⁻27। ये भी सेम 10⁻27। आंसर कहां पर है 49 और यहाँ पे 26 में। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, सबसे हेवी अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। कंपेयर करूं तीनों को, ये क्या होगा न्यूट्रॉन। ठीक है। तो सबसे हेवी पार्टिकल तो आपके पास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे हेवी है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या आपका मास ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली से बराबर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सबसे हेवी कौन होगा, आपका न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल इज हेवी, ठीक है, तो वो कौन होगा, आपका न्यूट्रॉन होगा। ठीक है। फर्दर हम बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करूं, देखो यहाँ पर -27, यहाँ पर -31, ये तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये आपका कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, काफी छोटा होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ये। तो हम क्या बोलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो लगभग सेम होता है, लेकिन मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो काफी छोटा होने वाला है, काफी उसका मास काफी कम होने वाला है। ठीक है। तो ये टेबल है जो हमें इन फ्यूचर याद रखनी है। कंप्लीट। चलिए अब इस एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है। एक्स का मतलब क्या है, एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल मतलब जो हमने पीरियोडिक टेबल में आपने लिख रखा है, आप लिखते हो ना, जैसे कि हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, तो ये एच क्या है, एक्स मतलब एटॉमिक सिंबल। ठीक है। तो ये तो गया एटॉमिक सिंबल। इस एटॉमिक सिंबल के जो लोअर एंड है आपका, लोअर लेफ्ट एंड है, वहां पर हम क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है। जेड मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 लिखने से आपको क्या पता चला, आप 1 लिखने से आप ये बता सकते हो, इस चीज से अभी तक क्या बता सकते हो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है, या हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन नंबर कितने पाए जाएंगे, एक प्रोटॉन पाया जाएगा। ये हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें तो इसकी जो अपर एंड है, अपर लेफ्ट हैंड है, वहां पर हम क्या लिखेंगे ए मतलब मास नंबर। मास नंबर ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये एक प्रकार का सिर्फ नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है। इन फ्यूचर आप कभी ऐसा मत लिख देना कि इतना ग्राम, इतना वो, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ नंबर है जो यूनिटलेस होता है, ये याद रखना। मास नंबर एक नंबर है जो यूनिटलेस होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए। ठीक है। ओके। अब ये मास नंबर होता क्या है, ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स है।
ठीक है, तो उन पार्टिकल की संख्या को ही मास नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था कि एक तो न्यूट्रॉन पाया जाएगा और एक प्रोटॉन पाया जाएगा, न्यूट्रॉन पाए जाएंगे और प्रोटॉन पाए जाएंगे। क्लियर? तो कहने वाला यही है कि मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इनका जो सम होगा वही क्या होगा, उसका मास नंबर होगा। यानी कि मास नंबर A इक्वल्स टू क्या होगा, P प्लस N होगा। ठीक है, P मतलब प्रोटॉन की संख्या, N मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर? जैसे कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटली, फिर बोल रहा हूं मैं, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। अगर 1 है, इट मींस इस चीज को देख के आप क्या बोल सकते हो, नीचे देखा 1, ये क्या है, जेड इक्वल्स टू 1 है। जेड इक्वल्स टू 1 मतलब क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होगा। पहली बात है। ठीक है, फर्दर हम बात करें, ये ऊपर क्या लिख रखा है, ये आपका मास नंबर A लिख रखा है, ये क्या है आपका A, मास नंबर 1। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या होगी, दोनों का सम क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर, मास नंबर A के बराबर होंगे। मास नंबर आपके किसके बराबर होंगे, A के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या मैंने अभी निकाल लिया, प्रोटॉन कितना था, 1 था, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस N इक्वल्स टू A, दैट व्हाट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास कितने आ गए, दैट इज A माइनस 1। ठीक है, और A मेरे पास कितना है, 1 है, तो 1 माइनस 1 यानी कि न्यूट्रॉन कितना होगा, 0। ठीक है, जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। कंप्लीट। तो सिंबल में एक बार फिर देखें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल की अगर हम बात करें तो एटॉमिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें x दैट व्हाट एटॉमिक सिंबल होगा, हाइड्रोजन के लिए H होगा, ऑक्सीजन के लिए O होगा, नाइट्रोजन के लिए N होगा, ऐसे सोडियम के लिए Na होगा, फास्फोरस के लिए P होगा, पोटेशियम के लिए K होगा, मैग्नीशियम के लिए Mg होगा। ऐसा कुछ हम सिंबल लिखेंगे। ठीक है, इस सिंबल के लोअर एंड में हम क्या लिखेंगे, Z दैट व्हाट एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन लिखे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में कुछ एलिमेंट्स रटे होंगे पीरियोडिक टेबल के, 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 30 तक आपने रटे होंगे। तो वो जो बोलते हैं ना आप 1 2 3 की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है, लिथियम थर्ड नंबर पे आता है। तो वो जो नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर Z है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है। हीलियम सेकंड यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का 2 है। ठीक, ये उसका एटॉमिक नंबर यानी कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है ये आपको बता रहा है। फर्दर हम बात करें A दैट व्हाट मास नंबर, ये क्या बता रहा है, मास नंबर बता रहा है कि उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मास नंबर। ठीक है, और ये डेटा मास नंबर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। तो जहां तक आपको मास नंबर नहीं देगा वहां तक आप उसको मर्जी से नहीं लिख सकते। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए 1H1 भी होता है, मास नंबर 2 भी होता है, मास नंबर 3 भी होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ता है, जो आपको वो खुद देगा। क्लियर? तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर की मदद से, इस ओवरऑल सिंबल की मदद से, इस ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम बता सकते हैं कि वो एटम कौन सा है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, चलिए